मेरा नाम है उपेंद्र शर्मा और मैं भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा अशोकनगर से आपका अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब तक हमने जाना था विदेशी बीमा कंपनियों का इतिहास और भारत में विदेशी बीमा कंपनियों का इतिहास। चूंकि हम लोगों की कहानी जो थी वो 1956 तक आ चुकी है और अब हम जानेंगे LIC एक्ट 1956 की सभी धाराओं को विस्तृत क्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से। मैं अपने अगली वीडियो में LIC एक्ट में समाहित 51 धारा 7 भाग एवं 3 अनुसूची का विस्तृत वर्णन आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, तो बने रहें इस चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। LIC एक्ट 1956। आपको पता होगा कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसका कार्यकाल 1951 से 1956 तक था, मार्च 1956 तक था। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई वो 1956 से 51 समय था। क्योंकि ये जो पंचवर्षीय योजना थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसमें उद्योगों पर महत्वपूर्ण बल दिया गया था, जिसमें कि बीमा उद्योग भी शामिल था। और निश्चित रूप से बीमा की इस दौर में प्रगति हुई थी। भूमिका में जितनी सी है LIC एक्ट की स्थापना में भारतीय ग्रामीण लोगों तक बीमा की सस्ती सुलभ पहुंच उपलब्ध कराना एवं बीमा के प्रति लोगों को जागृत करना, उनकी जमा पूंजी को सुरक्षित करना एवं उसका सुरक्षित निवेश शामिल था। क्योंकि हम बात करेंगे LIC एक्ट 1956 की, इसमें पहला भाग आता है भाग 1। और इसका आर्टिकल यानी धारा पहली होती है 1, जो जिसमें वर्णन है इसका संक्षिप्त नाम, एवं प्रारंभ। धारा 1 में महज इतना सा लिखा गया है। अब इस संक्षिप्त नाम से आशा यह है कि इस एक्ट का संक्षिप्त नाम क्या होगा। तो आप सभी को पता होगा कि 1956 में बने एक्ट का नाम भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम एक्ट 1956 था। प्रारंभ की तिथि की यदि मैं बात करूं तो यह दिनांक होती है 19 जून 1956 के दिनांक को यह प्रारंभ करा जाता है। आजाद भारत में जिस समय एक महत्वपूर्ण डेट याद रखना, ये वही दौर था जब राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था। और बड़े कमाल की बात है कि हमारी LIC भी अपने अस्तित्व में आ चुकी थी इसी दौर में, यानी कि भारत अपनी विकास यात्रा में आगे बढ़ चुका था और LIC उस विकास यात्रा की साक्षी बनी, जो कि आज हम सबके समक्ष है। तो 19 जून 1956 को ये एक्ट पारित हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, इस एक्ट का जो अधिनियम संख्या, यानी कोई भी एक्ट पारित होता है उसकी एक संख्या दी जाती है। तो इस एक्ट की जो संख्या थी वो थी 33, यानी अधिनियम संख्या किसका 33 था। यहां तक धारा 1 में यह वर्णन हम लोग को देखने को मिलता है। अब चलिए हम शुरू करते हैं धारा 2। भाग 1 ही रहेगा। आर्टिकल 02। आर्टिकल 02 में डेफिनेशंस दी गए हैं, यानी परिभाषिक शब्दावली दी गई है। इसमें उन समस्त चीजों की परिभाषाओं का समावेश करा गया है जो जो आज के दौर में हमारे समक्ष घटित होती हैं। जैसे कि निगम का क्या अर्थ होगा, निगम का क्या अर्थ होगा, निगम में कार्यरत कर्मचारियों के क्या अर्थ होंगे, निगम की पूंजी क्या होगी, निगम के कर्तव्य क्या होंगे, निगम का कार्य क्षेत्र क्या होगा, इत्यादि की समस्त परिभाषा इसमें समाहित है। निगम के अभिकर्ताओं की परिभाषा भी इसमें आपको देखने को मिलती है। यानी कि जो जो निगम कार्य करता है उन चीज का एक एक पैरा इसमें दिया गया है और एक एक का विस्तृत वर्णन हमें धारा 2 में देखने को मिलता है। यानी कि कहीं भी कोई भी डाउट उत्पन्न होता है या असमंजस की स्थिति आती है, उस समय आप धारा 2 का रेफरेंस लेकर अपने उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। यहां तक थी धारा 2।
और धारा 2 के बाद हमारा भाग भी बदल जाता है। अब हम जानेंगे भाग 2 और धारा 3। ये वो धारा है जो भारतीय वित्तीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है, क्योंकि ये इसी धारा के तहत हमारी और आप सबकी प्यारी LIC की स्थापना होती है, इसी धारा के तहत। तो ये धारा हमेशा अपने जीवन में याद रखना, यानी कि LIC जो बनी थी वो इसी धारा 3 के तहत इसका निर्माण करा गया था। यानी कि इस धारा को यदि मैं एक्ट की लैंग्वेज में बोलूं तो निगम की स्थापना इसमें लिखा हुआ है। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि निगम की स्थापना जो होती है वो 1 सितंबर 1956 को होती है, और 1 सितंबर 1956 से लेके आज तक यानी कि 10 जनवरी 2026 तक भी LIC अपने अस्तित्व में है। और दूसरा, ये भारत सरकार के लिए संकट मोचक के रूप में कार्य करती है। LIC स्थापना हुई, चूंकि आप सबको पता होगा कि यहाँ पर 245 कंपनियां कार्यरत थीं, और उन 245 कंपनियों को भारत सरकार एक अधिनियम पारित करती है, उसके तहत उनका विलय हो जाता है, और उन 245 कंपनियों को एक नाम दिया गया, वो थी LIC। अब इन 245 कंपनियों में मैं बात करूं तो कौन कौन कितनी कितनी कंपनियां थीं, तो इसमें 154 भारतीय कंपनियां थीं, 16 विदेशी कंपनियां थीं, और 75 प्रोविडेंट सोसाइटी थी। इसमें शामिल थी। इन सब का विलय हो जाता है और मर्ज कर एक संस्था बनाई जाती है LIC। तो धारा 3 हम लोग पढ़ रहे थे, और इसी के तहत जैसा कि आपको मैंने बताया LIC स्थापित होती है। वो 245 कंपनियां कौन कौन थी ये भी मैंने आपको बता दिया। क्योंकि इस समय जो LIC स्थापित हुई, इस LIC स्थापना के 3 लोग जो साक्षी बने, जिन महत्वपूर्ण पदों पर थे, उस राजनीतिक दूरदर्शिता को मैं आज तारीफ करता हूं, जिन्होंने एक विजन दिया LIC के रूप में, जो देश हित में समाज हित में कार्य करती है संस्था। इस समय प्रधानमंत्री जो होते हैं वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और एक और महत्वपूर्ण पद आता है इस समय वित्त मंत्री का। LIC की स्थापना के दौरान जो वित्त मंत्री थे CD देशमुख, ये वो व्यक्ति थे जिनके समय में LIC एक्ट पारित हुआ। कब? 19 जून 1956 को। चूंकि जुलाई में इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, और जो हमारे नए वित्त मंत्री बनते हैं वो बनते हैं कृष्णमाचारी, PT कृष्णमाचारी। इनके कार्यकाल में LIC स्थापित होती है। तो यानी कि 4 लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा हमारी LIC के स्थापना में। यहां तक थी धारा 3, जो LIC की स्थापना का विस्तृत वर्णन आपके समक्ष प्रस्तुत करती है। चलिए शुरू करते हैं धारा 4 के बारे में। भाग 2 ही रहेगा अभी। धारा 4 उल्लेख करती है निर्देशक बोर्ड का। ये क्या चीज होती है? यानी कि LIC का, अब चूंकि LIC बन चुकी है, इसका स्थापना बता दी, परिभाषिक शब्दावली बता दी, LIC की स्थापना भी हो चुकी है। अब एक कोई संस्था यदि बनी है तो उसका कैसे कार्य करेगी, क्या उसकी रूपरेखा होगी, कैसे उसको रेगुलेट करा जाएगा, इन सब के लिए एक निर्देशक बोर्ड बनाया गया। और निर्देशक बोर्ड में पहले समय में 18 व्यक्ति से अधिक नहीं हो सकते थे, और इसमें एक महिला सदस्य होना अनिवार्य था। लेकिन वर्तमान में यह संख्या 9 से 12 कर दी गई है।
जिसमें महिला सदस्य अभी भी होगी। लगभग 2 से 3 सदस्य जो कि अस्थायी रूप से इसमें शामिल होंगे, जो वित्त विभाग में या बीमा विशेषज्ञ के रूप में कार्य करेंगे, जिनको बीमा का अच्छा नॉलेज है। दूसरा, इसमें 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, जिनको हम आज के रूप में एमडी के नाम से जानते हैं। हाल ही में अभी नए एमडी बने इसके, रामकृष्ण चंद्र, जिन्होंने सतपाल भानु जी को स्थान ग्रहण करा है। और अभी वर्तमान में निर्देशक बोर्ड में यदि मैं बात करूं तो इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है आर दोराई राजन स्वामी, और इनकी भी बड़ी जबरदस्त कहानी है। एक इतने बड़े पद को ये सुशोभित करते हैं। लगभग एलआईसी में जितने भी पद होते हैं, इन पर एक पदोन्नति लेते हुए आज हमारे समक्ष एलआईसी के चेयरमैन के रूप में कार्यरत हैं, जिनको हम आर दोराई राजन स्वामी के नाम से जानते हैं। तो ये था निर्देशक बोर्ड। अब आगे हम पढ़ेंगे धारा, चूंकि इस धारा 4 में ही इसके कार्य दिए गए हैं, निर्देशक बोर्ड क्या क्या कार्य करेगा। बोर्ड का मतलब होता है जो एक्चुअली, आगे मैं बताऊंगा एक्चुअली क्या होते हैं। एक्चुअली जो भी प्लान्स देंगे इनको अप्रूव करेंगे, क्या क्या नीति होंगी, कैसे ये अंतिम निर्णय लेते हैं कि एलआईसी द्वारा जो प्रीमियम के रूप में आय अर्जित करी जाती है उनका निवेश कहां पर होगा, कैसे एलआईसी द्वारा जो आय होगी उसका वितरण पॉलिसी होल्डरों में कितना जाएगा, सरकार को डिविडेंड कैसे देना है, इत्यादि का जिक्र, इनके कार्य, इनकी नियुक्ति, इनकी योग्यता आदि का जिक्र इसमें करा गया है। कोई भी भारत से योग्यताओं की यदि बात करूं तो भारत से बाहर का व्यक्ति इसमें नियुक्त नहीं करा जा सकता। मानसिक रूप से दिवाली होगा उसे इसमें हम नियुक्त नहीं कर सकते हैं। तो ये थी धारा 4। बात करेंगे धारा 5 की। धारा 5 में लिखा गया है निगम की पूंजी, और निगम की पूंजी से आशय वही है कि जब एलआईसी की स्थापना होती है और जो 5 करोड़ रुपए की राशि भारत सरकार द्वारा इसके लिए निमित्त दी जाती है, तो उस समय इसी का इसमें जिक्र करा गया है। कैसे जो 5 करोड़ की संपत्ति थी आज वो लाखों करोड़ों संख्या में पहुंच चुकी है, इसका जिक्र धारा 5 में करा गया है। यहाँ तक हमारा भाग 2 समाप्त हो जाता है। मैं आशा करूंगा मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।